बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हुसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। आज सुबह सुबह फ़लस्तीन के जो रहनुमा हैं हमास के और फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म भी थे, उनका कत्ल हो गया है, उनको शहीद कर दिया गया है और ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है जो कि ईरान में पेश आया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इस्माइल हनिया की हम बात करें, ईरान में उनको शहीद किया गया। एक तकरीब के दौरान उन्होंने बल्कि शिरकत की। उसमें अगर देखा जाए विजुअल्स जो अभी तक सामने आ रहे हैं उस तकरीब के, उसमें तमाम तर ममालिक के, मुसलमान ममालिक के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट में बड़े रहनुमा भी शरीक होते ही हैं और वहाँ पे बड़ी एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं साथ ही। तो इस इवेंट में उनकी शिरकत जो है वो यकीनी थी और उसके बाद अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बताया ये जा रहा है कि वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर गए। ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसमें ये शरीक हुए, उसके लिए ही ये तेहरान में मौजूद थे। और अभी तक जो हमास ने बहरहाल तस्दीक की है वो ये की है कि इस्माइल हनिया को इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली एजेंट्स ने जो है निशाना बनाया है और ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी शहादत की तस्दीक कर दी है। बहरहाल जिम्मेदारी कहीं और से कबूल नहीं की गई। दिस इज व्हाट दैट हमास हैड सेड इन द इनिशियल स्टेजेस। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म, जिस तरह निमरा ने आपको बताया, इस्माइल हानिया जो कि हमास के सियासी सरबराह भी थे और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन भी थे। जो एक पॉलिटिकल साइट थी हमास की, उसके चेयरमैन थे। 2017 में इन्हें खालिद मिशाल की जगह हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था और 2023 से ये कतर में रिहाइश पजीर थे। इस्माइल हानिया की अगर बात की जाए तो 1988 में इन्होंने हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए थे। 1997 में ये हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। 1988 की बात की जाए तो पहली दफ़ा इन्होंने 6 महीने की कैद काटी है इसराइल की जानिब से और 1989 में ये दोबारा गिरफ्तार हुए और 1992 तक इस्माइल हानिया को लबनान डिपोर्ट कर दिया गया था। 2006 की अगर बात की जाए तो फ़लस्तीन में जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन की बुनियाद पर हमास की हुकूमत बनी थी। उस हुकूमत के ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी थी और बिल्कुल उसके बाद लेकिन आज तक हमास का रूल वहाँ पे बरकरार रहा। हमास एक वो जमात बन के सामने आती रही जो इसराइलियों की या इसराइल की मज़ाहमत करते रहे, इसीलिए इनको हम फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम भी कहते हैं। अच्छा, अभी तक जो रिपोर्ट्स या न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं उसमें कहीं पे भी डिटेल्स सामने नहीं आई कि ये हमला कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ इसकी मज़ीद डिटेल्स नहीं आई। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे अभी वो तेहरान में स्टे कर रहे थे वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया और शहीद किया गया और साथ ही एक उनका सिक्योरिटी गार्ड भी है जो कि इस वक्त इसका कत्ल किया गया, जो कि शहीद हुआ है। और मजीद भी जैसे कोई इस पे डिटेल्स वगैरह आती हैं हम आपके साथ ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे जाके शेयर करते रहेंगे। इन द मीन टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर हेडलाइंस कि आज हम अपने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इस वक्त कल असम्बली में पेश कर दिया गया। 2 तरमीम की रिक्वेस्ट की गई है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वो इमरान खान जो कहा करते थे कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, अब वो आपको मुज़ाकरात के पैगामात भिजवा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी एक बार फिर से जाहिर कर दी गई। कल उन्होंने कहा कि फ़ौज को चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। जिस भी रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, अता तारिर साहब का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा से प्लीज़ मुझसे बात करो तक का सफ़र तय कर लिया इमरान खान ने। पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह निमरा, और जिस तरह निमरा ने आपको बताया, सियासत के बाद हम डिस्कस करेंगे एआई जो कि हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा आसानियाँ लाएगा, ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज होगी। एआई के हवाले से बात करेंगे और फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल की धड़कन की तशखीस के लिए एक डिवाइस ईजाद की है, उस हवाले से बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि पहली दफ़ा 19,000 फीट की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कोपैमा आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आप और देखेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, आपके लिए उसमें क्या सबक होगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास है जी, वो ऑब्वियसली आपने देख भी ली होगी। दानिया शाह जो कि साबिका बीवी कह सकते हैं, तीसरी बीवी है आमिर लियाकत की, उन्होंने अब दूसरी शादी कर लिया, अब वो प्रेजेंट दूसरी बीवी बन गई। हाँ, ऐसे ही है। और ये आमिर लियाकत के हवाले से बड़ी मशहूर हुई थी क्योंकि पहले एक शादी, फिर उसके बाद तूबा से उन्होंने शादी की थी और फिर हानिया से शादी की और हानिया से शादी के बाद ही मेरा ख्याल है आमिर लियाकत हुसैन साहब, दानिया और मरहूम मजहबी स्कॉलर जो हैं और टीवी होस्ट थे आमिर लियाकत, पॉपुलैरिटी उसी की वजह से मिली थी। बेवा हैं
और उन्होंने हाल ही में एक आदमी शहजाद से शादी कर ली। दानिया ने इस शादी की तस्दीक भी की है, जो कई माह पहले हुई थी, और बताया कि उन्हें कुछ जाती मुश्किलात का सामना था और उस दौरान उन्होंने ये सोचा कि उनको ये शादी करनी चाहिए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी और उनको साथी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये शादी की है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जिस तरह निम्रा ने कहा, आगे चलते हैं। एक ड्रामा सीरियल आया है, सीरीज है बेसिकली, ये यूट्यूब पे चलती है, बरज़ख, जिस पर शायकीन बहुत ज़्यादा बरहम है और उसकी बरहम होने की वजह ये है कि तीसरी किस्त में हम जिन परस्त रुझानात रखने वाले किरदारों को दिखाने पर शायकीन सीरीज़ की टीम पर शदीद बरहम है। सीरीज़ की अगर पहली किस्त की बात की जाए तो वो गुज़श्ता हफ्ते 19 जुलाई को जिंदगी यूट्यूब चैनल समेत Z5 पर रिलीज की गई थी और शायकीन माजी के रोमानवी किरदार खान और सनम सईद को दूसरी और तीसरी किस्त में सोतेले बेन और बाई के रूप में देखकर अच्छा, when I read this news कुछ रोज पहले फवाद खान और सनम सईद के they are going to share the screen once again. I was very happy. मैंने बल्कि वो शेयर भी कर दिया था जज्बात में आकर। मुझे लगा कि ये स्क्रीन पे आने लगे एक साथ से और फिर वो जिंदगी गुलजार है वाला दौर एक बार फिर से आएगा और फिर से हमारी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये जो सीरीज आई है, इस पे वेब सीरीज पर तमाम तर जो व्यूअर्स हैं वो काफी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस सीरीज में 2 मर्द किरदारों में रगबत दिखाई गई है और उनकी रगबत दिखाए जाने पर शायकीन ने फिर ये टीम को, जो इसके प्रोड्यूसर्स वगैरह ऑब्वियसली जिन्होंने ये बनाई है सीरीज, उसको उन सबको आड़े हाथों लिया। वेब सीरीज के दौरान वेब सीरीज में 2 मर्द जो हैं वो मुतनाज़ और मायूब जिनसी रुझानात रखने के तौर पर उनको दिखाया गया, विच ऑब्वियसली वी डू नॉट सपोर्ट। और फिर इस पे जाके मसला बन रहा है कि हम जिन्स परस्ती आप पाकिस्तान में एक सीरीज के अंदर दिखाना शुरू कर रहे हैं। निब्रा, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बताया, बड़ी पॉजिटिव बातें होती हैं जब ये डिस्कशन में आती हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि पहले हमारी जो सीरीज थी उसमें बस यही दिखाया जाता था, पहली शादी, दूसरी शादी और तलाक, और वो हमारे अल्टीमेटली मुआशरे में भी इम्प्लीमेंट हुई है। और अब इस तरह के रुझानात को आप जब सीरीज में शामिल करेंगे, और ये एक टेस्टर था जो कि वेब सीरीज में जारी किया गया, अगर ये टेस्टर कामयाब हो जाता, आप बात ना करते, अब कल को ये हम टीवी में भी देखेंगे, अभी तो यूट्यूब है ना, बात ना करती, तो ये यकीनी ये नॉर्मलाइज करने के स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स होते हैं। दिस वाज अ बेबी स्टेप, बल्कि काफी सारे बेबी स्टेप्स पहले भी लिए जा चुके हैं इस एजेंडा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिसको ज्यादातर कम्युनिटी जो कि दीन से मुंसलिक है वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमें पता है कि हकीकत क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कुदरत क्या है, कुदरत ने इंसान को किस तरह पैदा किया है, कौन से इंसान के लिए क्या जरूरत है, मर्द की क्या जरूरत है, औरत की क्या जरूरत है, हम जिन्स परस्ती क्या एजेंडा है और उसको कौन पाकिस्तान में लेकर आना चाहता है, ये भी हम सबको पता है। तो ये फिर इस तरह की सीरीज का आना उस चीज को नॉर्मलाइज करने के मुतरादिफ है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप्स लिए जाएंगे। तो इसीलिए शायद शायकीन इस पे हसनैन खुश नहीं हुए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जो कि बिल्कुल जायज है, बनता है। इस तरह की सीरीज ना ही देखना बनता है, ना इसको सपोर्ट करना बनता है, ना बनाना बनता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आगे चलते हैं और एक अजीब गरीब सी खबर आपको बताते हैं। फ्रांसीसी को पैमा है जिनका नाम बेंजामिन है और इन्होंने केटू सर कर लिया। केटू तो बहुत सारे लोगों ने सर किया, अगर बात की जाए तो 65 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने और इंटरनेशनल को पैमाओं ने केटू को सर किया, लेकिन इन्होंने 2022 में एक अटेम्प्ट किया था जिसमें ये नाकाम रहे थे। लेकिन अब 2024 में बगैर ऑक्सीजन के 11 घंटों में इन्होंने केटू सर किया और बेसिकली 11 घंटे भी हमने वैसे आपको बता दिया, 10 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड में इन्होंने केटू सर कर लिया। 1 सेकंड रहता है। हाँ, 1 सेकंड रहता है। 1 सेकंड रहता है। 11 घंटे पूरे नहीं जी, 1 घंटा 1 सेकंड रहता था, इसलिए हसनैन ने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। खैर, ये तो बड़ी अच्छी बात है और ऑब्वियसली इस दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई होंगी। उन्होंने फिर भी अपना सफर खत्म किया और उनको अपना सफर खत्म ही करना था। बेंजामिन ने जो है वो 11 घंटे में चोटी सर करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म के कोपैमा हैं, वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, जो कि हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। 28,251 फीट बुलंद है केटू और वो 11 घंटे ये नंबर्स बोलते हुए हमारी सांस फूल गई है। तो सोचें कि क्या सूरत हाल होती होगी इसको सर करते हुए। सो दैट ऑब्वियसली इज वेरी गुड और इसको अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छे, अभी अंबानी की शादी हसनैन देखी थी? बिल्कुल शादी देखी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक ली जाए, ब्रेक भी ले लेते हैं हम। चलें, बाद में शादी की बात। शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। इस्माइल हानिया के कत्ल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब ने। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी शहादत हमारे सामने एकदम से आई है इब्राहिम रईसी के बाद, ये दूसरी बड़ी खबर आई है जो कुछ ही रोज के अंदर, कुछ ही अरसे के अंदर हमारे सामने आई, और ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ। अब इसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होने जा रहे हैं फिर नियर फ्यूचर में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह इसराइल ने बार बार डिस्प्ले किया है कि वो इंटरनेशनल लॉ को तो वो किसी खातिर में नहीं लेके आते हैं, जिस किस्म की वायलेशन वो कर रहे हैं, तो जारी बात है इसके पीछे जो है वो इसराइली है। अब ये प्रोसीजन मिसाइल अटैक हुआ था जहाँ वो रह रहा था, या कोई ग्राउंड पे इसराइली एजेंट्स थे, उन्होंने आके मारा। लेकिन द फैक्ट कि ये तेहरान में हुआ है और एक ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में जहाँ ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो अपना नए प्रेसिडेंट को ओथ ऑफ ऑफिस ले रहे हैं, तो इसमें अब ईरान के ऊपर इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं कि ईरान डायरेक्टली इसराइल के साथ इनडायरेक्टली तो पहले भी इन्वॉल्व था। आपको पता है कि ईरान के दो तीन जर्नल जो हैं मिडिल ईस्ट में जो लड़ रहे हैं अपना प्रो हमास, प्रो सीरिया और एंटी इसराइल फोर्सेस में, उनको शहीद किया गया था अंदर। लेकिन अब ईरान में एज अ स्टेट गेस्ट की हालत में अगर हमास के लीडर को टारगेट किया जाता है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो पहली बात यह है कि जो ऑलरेडी हालात हैं जिसमें 40,000 हमास के अपना फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इतनी खौफनाक जंग हुई है, गजा को उन्होंने डेसिमेट कर दिया, बिल्कुल रबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें और तेजी आएगी। 2 दिन पहले आप देखें कि ईरान ने, इसराइल ने बेरूत के ऊपर भी एक एयर स्ट्राइक की थी। हिजबुल्लाह ने चंद दिन पहले टेल अवीव पे स्ट्राइक की थी, और हुती रेबल्स ने ड्रोन अटैक किया था। वो यमन से उन्होंने ड्रोन फायर किया था जो टेल अवीव में जाके गिरा था। मेरा ख्याल है इस पे पहली बात है कि ईरान की एक रिटेलिएशन आएगी। ईरान उनको छोड़ने नहीं लगा। ईरानी सदर को जो हलाक किया गया था, एक हेलीकॉप्टर अपना हादसे की शक्ल दी गई थी। जी हाँ, उसको हादसे की शक्ल दी थी। हम उस वक्त भी समझते थे कि इसमें भी कोई ना कोई, कहा जा रहा वेदर है, मौसम है, लेकिन शायद इसमें भी कुछ कवर अप किया गया है। क्या वजह? तो ब्रिगेड साहब, एक वो हेलीकॉप्टर वाला मामला हो गया, अब ये जाके उन्होंने तेहरान में एक बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा को शहीद किया है। अब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जंग और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी और ईरान शायद डायरेक्टली भी इस पे इन्वॉल्व होना चाहेगा। जी बिल्कुल, ये होगा, क्योंकि ईरान की इतनी बड़ी क्या उसको बोलते हैं बेइज्जती हुई है, और एट इंटरनेशनल लेवल उनके शहर में कैपिटल में आके हमास के लीडर को स्ट्राइक किया गया है। तो ये तो ईरान की अपनी जो सिक्योरिटी के जो लेवल हैं, ईरान के अपने जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान जो उठता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसमें ईरानियन विल स्ट्राइक बैक। ये कब करते हैं? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद ये होगा। और दूसरा, जो जितने प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं, जितने प्रो फलस्तीनी ग्रुप हैं, फलस्तीन जैसे प्रो हमास ग्रुप्स हैं, आप देखेंगे उनके हमले बढ़ेंगे। और ध्यान में रखें कि अभी चीन ने कमाल कर दिया, जो कि लोगों ने नोट किया है, लेकिन सब हैरान थे कि चीन ने अपनी एक बड़ी खामोश डिप्लोमेसी से हमास और अल फतह, जो 2 बड़े मेन ग्रुप हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस के, उनका आपस में मुआहदा कराया। तो ये ना हो कि अल फतह वाले लोग जो हैं वो भी किसी तरीके से इसमें जंग में शामिल हो जाए। तो ये जंग बढ़ेगी, और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इसराइल का नुकसान ज्यादा होने जाएगा, क्योंकि अब जब ये हद क्रॉस कर दी, इस किस्म की रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी इसराइल ने, तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमास से। आपको मालूम है हर किस्म के खौफनाक हथियार वो ये रेजिस्टेंस ग्रुप जो है इनके पास होंगे, जरूर होंगे, कि वक्त के मुनासिब वक्त पे उनको इस्तेमाल किया जाए। तो फारूक साहब, शैल वी एक्सपेक्ट मोर रिटेलिएशन फ्रॉम हमास या फिर ईरान से? बिल्कुल, इसमें तो आप ईरान नहीं करेगा तो ईरान की अपनी वो मेरे पास मुझे वो लफ्ज मेरे दिल में आ रहा है कि उनकी अपनी बड़ी बदनामी हुई है। कि उनके देखे ना, उनके अपने लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, और उनका अपना इवेंट जो है इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट कि प्रेसिडेंट का, नए प्रेसिडेंट का ओथ है, उसके वक्त एक इंटरनेशनल गेस्ट, फॉरेन गेस्ट आता है और वो टारगेट होता है। तो ये तो ईरान को काबिल कबूल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो रिटेलिएशन ईरान की तरफ आई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो एस्केलेशन है वो जंग का
फैलाव जो है वो ज्यादा होगा गल्फ में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने ये कहा, चाइना की भी हमने सुना था, चाइना के भी सॉरी टू इंटरवीन कि उन्होंने अल-फतह और हमास के दरमियान एक रिकंसिलिएशन करवाई थी। सो वो दोनों ग्रुप मिलकर रिटेलिएशन करेंगे और ऊपर से चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये फिर एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ही चीजें जा रही है कि एक तरफ इजराइल की बैक पे अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ जो रिटेलिएशन करने वाले ग्रुप हैं उनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। देखिए जी, ये तो बात अभी सामने आ गई, न सिर्फ चीन बल्कि रूस जो है रशिया वो भी जी, रशिया भी क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर वो ये एंटी इसराइल फोर्सेस जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। खासकर हम हमास और इनकी हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हुती रेबल्स की बात कर रहे हैं, अभी और भी ग्रुप इराक में जो प्रो ईरानी ग्रुप्स हैं, अभी आप देखेंगे वो भी मैदान में आ जाएंगे। बिकॉज अब तो इसके बाद फ्री फॉर ऑल है जी। अब क्या पीछे रह गया? जब हमास का लीडर उन्होंने मार दिया तो फिर अब तो कोई चीज पीछे नहीं रही है। तो लिहाजा अब ज्यादा शिद्दत आएगी, ज्यादा खुल के लड़ाई होगी। और अमेरिका की आपने बात की है, अभी नेतान्याहू जब वॉशिंगटन गए, आप देखें कि वैसे तो शर्म आनी चाहिए अमेरिकन कांग्रेस को कि उन्होंने फिर भी खड़े होकर हर 2 मिनट के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे देते जब नेतान्याहू ने कांग्रेस को अपना खिताब किया। लेकिन फिर भी 50-60 वहां पर डेमोक्रेट लोग थे, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, जिन्होंने बॉयकॉट किया। और अमेरिकी पब्लिक जो है वो आप देखिए कितनी तादाद में निकली और उन्होंने कंडेम किया अपना नेतान्याहू को। तो लिहाजा अमेरिका जो है वो अभी भी जब तक ट्रंप आएगा देखे जाएंगे क्या हालात होते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जब बाइडेन पावर में है तो वो तो फुल सपोर्ट है इसराइल के लिए। ठीक, अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस सारी सूरत हाल में जब ये एस्केलेट कर जाएंगी चीजें तो उसमें पैलेस्टीनियंस का ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है? वो तो ज्यादा सफर करेंगे, वो पहले से इतना ज्यादा कर रहे हैं। देखें, वो तो उन्होंने और कुर्बानी दे दी। 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के लोग जो है वो 1 लाख के करीब जो है वो जख्मी हुए। वो तो इससे ज्यादा बर्बादी उनकी क्या हो सकती थी? ज्यादा कुर्बानी वो क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। और अभी जंग फैलेगी लेबनान के अंदर, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह जो है वो बड़ा शदीद उसके हमले होंगे। पीछे भी 10 दिन पहले उन्होंने पूरा राज ऑफ रॉकेट अटैक्स भेजा था टेल अवीव की तरफ और इसराइल के अड्डों की तरफ। हाइफा जो नेवल बेस है वहां पे उन्होंने हमला किया था। सो ये मामला अभी बढ़ेगा और ये जो तमाम अरब ममालिक हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ बदबख्त लोग हैं और मकार लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, जो इस वक्त अपने जाती मफादात के लिए, इकोनॉमिक हो चाहे सिक्योरिटी हो, जिनके ताल्लुकात है इसराइल के साथ, जो चुप करके बैठे हैं, आप देखेंगे एक एक करके ये भी इसमें घसीटे जाएंगे। और ये एक खौफनाक हद तक ये मामला जो है वो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, ये क्योंकि जो इस्माइल हैं, इस्माइल हनिया, ये पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे। सो मिलिटेंट विंग तो दूसरी तरफ है। अगर आप पॉलिटिकल विंग के सरबराह को इस तरह सरेआम निशाना बनाएंगे तो इजराइल की जानिब से भी अब मैसेज दिया जा रहा है कि वो हर किस्म की फलस्तीनी को जो कि हमास के साथ एसोसिएटेड है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। जी, वो तो बात सही है, बिल्कुल। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली मैसेज दिया है और उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि वो जिधर भी हमास की लीडरशिप होगी, अब देखें वो तेहरान तक आए हैं और वहां पे आके उन्होंने टारगेट किया है। तो हमास के जो अभी और जो लीडर होंगे जिधर जिधर उनको मिलेंगे वो उनको एलिमिनेट करेंगे। देखिए नेतन्याहू ने जाके क्या कहा हुआ वाशिंगटन में, उसने कहा कि जी मैं और मुझे थोड़ा सा और आप औजार दे दें और टूल्स दे दें ताकि हम इनको बिल्कुल इनका इस जमीन बिल्डोज कर दें, इनको हस्ती इनकी जो है वो इनको इनके निपटा दें, इनकी नस्लें जो है वो खत्म कर दें। वो तो नस्ल कशी में उतरे हुए। तो लिहाजा ये मामला बहुत संगीन हो गया है। अब देखते हैं कि इसका और क्या रिएक्शन। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारी बड़ा क्लियर है, हम वहाँ पे मेडिकल एड भेजते रहेंगे। वो भी पता नहीं पहुंच रही है ये नहीं कितनी। मैं यही पूछने लगी थी सर कि पाकिस्तान का इस पे इस वक्त क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमारे सरबराहान को क्या करना चाहिए? आर ट्वीट्स एनफ टू कंडेम दिस? देखें, वो अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले भी एक बड़ा सख्त बयान जारी किया था जिसने कंडेम किया था इसराइली एग्रेशन अगेंस्ट हमास ने सारा। तो हम मैक्सिमम ये होगा कि हम इसको कंडेम करेंगे और बड़े भरपूर अल्फाज में। सर हम ट्वीट भी करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर ब्रिगेडियर वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी दिफाई तजिया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, इस्माइल हनिया के हवाले से जो कि खबरें आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? अभी हम वकार साहब से बात कर रहे थे, लग ये रहा है कि ईरान भी अब एक पार्टी बन जाएगा और जिस तरह चाइना रिकंसिलिएशन करवा रहा है तो ये एक वॉर को एक्सपेंड करने वाली सूरत हाल यहाँ पे बन रही है। जी एग्जैक्टली, आई थिंक आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इजराइल ने कुछ अर्सा पहले मोसाद के चीफ ने अनाउंस किया था
कि हम जो हमास की लीडरशिप है, चाहे वो तुर्की में हो, ईरान में, और कतर ने नाम लिया था मुल्क, हम असैसिनेट करेंगे। उससे पहले कोई हिस्ट्री है ईरान में, अनफॉर्चुनेटली असैसिनेशन जो हुई है, स्पेशली इनके जो डिविजनल गार्ड कोर के जो सरबराह थे जनरल कासिम सुलेमानी है, फिर इनके एक बड़े सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस सबको ईरान के अंदर या इराक में असैसिनेट किया गया। इसका मतलब है कि मोसाद के एक तो पंजे बिल्कुल गड़े और अनाउंस करके कर सकते हैं, और दूसरी मिसाल भारत की है कि 2 रोक स्टेट हैं जो अनाउंस करके असैसिनेशन कर रही हैं। लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त ईरान पे इस लिहाज से है बिकॉज एक तो कल हल्फे अलबरदारी की तकरीब थी उनके नए प्रेसिडेंट की, और उसमें मेहमान गए हुए थे, और साहबजादा इस्माइल हनीय शहीद भी मेहमान के तौर पे। तो एक मेहमान की जो हिफाजत है, सिक्योरिटी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें फिर ईरानी लीडरशिप पे बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। उससे पहले इनके प्रेसिडेंट शहीद हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये मोसाद ने करवाया है, बिकॉज ओल्ड अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्यों इस तरह बैठे हुए थे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, अगर आप लिंक करें कि कल जो है बैरूत में हमला किया है बड़े अरसे बाद इजराइल ने, इसका मतलब लेबनान को भी जंग में झोंका जा रहा है। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जो बिल्कुल अभी इस वक्त नम हो चुकी है इस्लामिक वर्ल्ड जो है, कि आप डेली देखते हैं कटी हुई लाशें बच्चों की, खवातीन हैं, रेप्स की खबरें आई हैं, अभी जो कैदी थे उनको रेप किया है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब है कि बिल्कुल नम हो चुकी है इस्लामिक वर्ल्ड, आई वुड से 1.5 अरब से ज्यादा आबादी। अब फिर आप हुदैदा पे आ जाएं, आई थिंक इसी हफ्ते अटैक हुआ है जो यमन की हुतियों के इस्तेमाल पोर्ट है। बात हो रही थी रिकंसिलिएशन की, ये जी पीस टॉक, लेकिन मेरे ख्याल में सारा ब्लफ है। जिस तरह नेतन्याहू का इस्तकबाल हुआ यूएस कांग्रेस में, स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, उसके एक फिक्रे पे ये सारे मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाते रहे। तो वेस्ट की तो आई थिंक लाइन बड़ी क्लियर है। आप कह सकते हैं जी फलाना आ गया तो कल कमला हैरिस आ जाएगी, तो उससे पहले फलाना था ट्रम्प आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक वो इसी रीजनल कंट्रीज का इसमें रोल बनता है। पाकिस्तान है, ईरान, तुर्की, रशिया है, और चाइना जो किसी हद तक चाहते हैं कि खित्ते में स्टेबिलिटी आए। हम इसी रोल की बात करने लगे वकार साहब, बल्कि फारूक साहब से लास्ट क्वेश्चन था ही ये कि पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ ट्वीट कर देंगे या कोई बयान जारी कर देंगे, दैट इज नॉट एनफ। तो फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि हमारी फोर्सेस की, हमारी गवर्नमेंट की इस पे क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि ये हमने सिर्फ इस्माइल हनिया पर नहीं, तमाम तर मुसलमानों पर है, हमारी मुसलमान दुनिया पर है। देखें, कुछ नहीं होगा, बाकी मुसलमान दुनिया के ताल्लुक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कंडेमनेशन होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन होगी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जहां मेडिकल एड हम पहले भेजते रहे वो भेजते रहेंगे, यहाँ पे कुछ और जल्द से जुलूस हो जाएंगे जिस तरह खास जमात इस्लामी ये लोग करते रहे गजा के लिए। इससे ज्यादा अगर आप समझ लें कि पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हम सोच रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम कोई और इससे ज्यादा रोल जो है वो अदा कर सके। अपने मईशत के हमारे मसाइल हैं, अपने इंटरनल स्टेबिलिटी के मसाइल हैं, और हाँ, कल को अगर कोई यूनाइटेड नेशन की कोई पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स जाती है, गजा में डिप्लॉय होती है, तो बिल्कुल पाकिस्तान उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकता है। वो हमारा इंटरनेशनल पीस कीपिंग में हमेशा किरदार जो है हमने अदा करते रहे हैं। तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देख सकता। जी वकार साहब, आपकी इस पे क्या राय है? इसमें एक तो जो इंटरनल पेरिफेरी है ना इजराइल की, उसकी जो फिजिकल है, जिसमें मिस्र है, जॉर्डन है, फिर आप कह रहे किसी हद तक तुर्की है, जो बिल्कुल कनेक्टेड है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा आती है। उसके बाद फिर आई थिंक आउटर रिंग है जो अरब वर्ल्ड में यहाँ डिवीजन रही है, स्पेशली ईरान, सऊदी अरेबिया, जो अभी आई थिंक चाइना ने रिपोर्टमा कराया जो बड़ा पॉजिटिव है। इसी तरीके से चाइना ने एक रिपोर्टमा कराया बिटवीन हमास एंड फतह, ताकि कम से कम, क्योंकि अभी जो है जंग आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक की तरफ जा रही है, जहाँ पे मेनली फतह का हेडक्वार्टर है, या आप कह लें जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, तो वहां पे भी एक रिकंसिलिएशन कैपिटल। लेकिन आई थिंक अदर देन मिलिट्री ऑप्शन जो बिल्कुल होना चाहिए, 2 ऑप्शन तो रही हैं ओआईसी के पास। वो एक था इकोनॉमिक बायकॉट, नंबर 2 जो है वो डिप्लोमेटिक बायकॉट। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें कि जो रैगटैग फोर्सेज हैं उसमें हुतियों की है, या कतायब हिजबुल्लाह है, या हिजबुल्लाह इन लेबनान है, उन लोगों ने इजरायली शिपिंग पे किया, जिसका मतलब बेसिकली फिजिकल कोशिश की कि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट किया जाए। और ये एक स्ट्रैटेजी है, बिकॉज एक तरफ 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दें, आप दिन दिहाड़े जाके असैसिनेशन करें, तो एक तो वो स्ट्रैटेजी है कि आप कम से कम 2 चीजें कर सकती है ओआईसी, और आई थिंक ये भी पानी बिल्कुल सर से गुजर चुका है ऊपर से। अच्छा वकार साहब, आपने बैरूत का जिक्र किया था, किसी की भी बारी लग सकती है। वकार साहब, आपने बैरूत का जिक्र किया था। सबसे ज्यादा हमने देखा है कि इजराइल को किसी मुल्क ने अगर टफ टाइम दिया था तो सबसे पहले शाम ने दिया था।
पहले उन्होंने उनको तबाह किया, उसके बाद वो बैरूत की तरफ आ रहे हैं, गजा पट्टी के हालात आपके सामने, वेस्ट बैंक की तरफ वो जा रहे हैं। तो अब वो तमाम तर जो उनकी पॉलिसी है वो तो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अपनी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, उन्होंने वही करना है जो उनकी पॉलिसी है। जी, उसमें जो रेजिस्टेंस आई है ना, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हम कई दफा अंडरमाइन करते हैं। देखें 7 महीने से इजराइल को कभी टफ टाइम नहीं मिला। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास आ गई जो फिजिकली लड़ रही है अंदर, देन यू हैव नॉर्थ से लेबनान में हिजबुल्लाह ऑफ लेबनान है, फिर कताइब हिजबुल्लाह इराक में बड़ी एक्टिव है, एंड देन ये 4 आप कह लें कि आई वुड से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्योंकि स्टेट्स तो उस तरह नहीं है, हुतीज है। तो इससे आई थिंक एक तो इजराइल का जो था ना ये ख्वाब और सारी क्रेडिबिलिटी थी वो काफी डेंट हुई, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी डेंट हुई बहुत ज्यादा, उनकी भी कैजुअल्टीज। लेकिन काश जो है ओआईसी अपना कम से कम डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक वेट डाल दे, क्योंकि अभी तो ये सारा सामने हो रहा है। अगर आप देखें बच्चों की जिस तरीके से कटी हुई लाशें रोजाना आप लाइव देखते हैं, अभी तो ऐसे हो गए अक्टूबर के आई थिंक नवंबर दिसंबर तक तो हम लोग बड़े शोर में चाहते रहे मीडिया पे, पर अभी एक एपैथी टू लॉस ऑफ लाइफ हो चुकी है। एक बड़ी रूटीन बन गई जी कि आप गिन लें जी आज 90 शहीद हो गए, कल इतने हो गए, अभी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अगर टेक्निकली आप देखें तो 3 हिरोशिमा के बॉम्ब्स के बराबर ये ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है, ये बिल्कुल कैलकुलेट साइंटिफिकली प्रूवन है। तो उसने तो बेसिकली उसको बिल्कुल एक ठीक हो गया। वकार साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा है कि विल हैव टू रैली इट आउट। जी ठीक हो गया। अच्छा फारूक साहब, आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ग्रेटर इजराइल के हवाले से, क्योंकि चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो बेसिक उनके इसराइली डिजाइन है ग्रेटर इसराइल, और उन्होंने और वेस्टर्न बैकिंग, अमेरिका की बैकिंग, बरतानिया और ये बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका ग्रेटर डिजाइन तो यही है कि जनाब इसराइल को एक्सपैंड करना और जितनी इसराइल की ऑपोजिशन है उसको खत्म करना है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इस वक्त अगर कोई ग्रेटर इसराइली डिजाइन में कोई हर्डल है, कोई ऑपोजिशन है, तो वो ईरान की तरफ से है, या आप समझें कि सीरिया की तरफ से, या कोई और ऐसे जो प्रो अपना हमास और ऐसे एंटी इसराइली जो एक्सपेंशनिस्ट के उनके डिजाइन के खिलाफ जो कुछ लोग हैं, ग्रुप हैं, वो हैं। उसके अलावा तो बाकी ने तो सब इसराइल की जो डोमिनेशन है उसको एक लिहाज से एक्सेप्ट कर लिया। उनके वहाँ पे अरब कंट्रीज हैं, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, उनके तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। आप देखें सिर्फ एक जुमला बोला है सर अर्दोगान ने टर्की के कि जनाब वक्त आ गया कि इसराइल पर हमला किया जाए, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि अरब कंट्रीज में इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल पर हमला करें। ठीक, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका भी, वकार साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू है, ये सूरत हाल है, मजीद अपडेट्स भी हम इस पे शामिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे साथ ही रहना, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कल पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ, उसमें एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से भी बात हुई, जिसमें किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरामीम मुतारिफ करवाई गई। पहली तरमीम की अगर बात की जाए, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई। पहली तरमीम में कहा गया कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। बिल्कुल जी। और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई अब फाइनली इमरान खान फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। आपको याद होगा कि ये वही इमरान खान है जो हमेशा कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात, बहरहाल वैसे अगर देखा जाए तो वो सियासी जमातों से कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट इज द ओनली थिंग जो कहा करते थे कि मैं इनसे मुज़ाकरात करूंगा। तो अभी एक बार फिर से उन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, नुमाइंदा मुकर्रर करे एस्टेब्लिशमेंट एंड वी विल टॉक। और दूसरी तरफ अगर उसका रिएक्शन देखा जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया इस बयान के बाद, बाय द वे ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ, उस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने यह कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान अपने सियासी मफादात के लिए इदारे को सियासत में घसीटना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ही इमरान खान ये कह चुके हैं कि हुकूमत पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाना चाहती है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए
उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद। उमर, आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग उमर, लेकिन बताइएगा कि ये सफर जो तय किया है, चले हमारी हुकूमतें, वो तो सियासत चल ही रही है एक तरफ, लेकिन ये जो तरमीमी बिल है कल जो पेश किया गया, 2 तरमीम की बात हुई जो कि हमने इंट्रो में बताया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो कल का बिल लेके आए हैं, ये 2017 का जो एक्ट है उसमें तरमीम का, ये अगर इसको हम समराइज वन लाइन में करें तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अमली तौर पे खत्म करने की जाने पहला कदम उठाया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और वो फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ है। गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए है कि जो सीटें उनकी नहीं बनती थी उनको वो मिल गई, तो अदालत ने कहा कि नहीं, जिनका ये ड्यू शेयर है उनको ये मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 13 के 13 जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जनवरी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको गलत इंटरप्रेट किया। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद हुकूमत ने समझा कि चूंकि ये सीटें हमारे पास थी, हमारी 2/3 मेजोरिटी बन गई थी, तो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने एक बिल लेके आए जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली, जिसको हम लॉ की जबान में ये कहते हैं कि माजी से तलाक कर रहे हैं 2017 से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाया करेगी, आपको वो फैसला पसंद नहीं होगा, अगले दिन आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बताया करेंगे नहीं, ये जो जुर्म आज है ये चूंकि 1970 में जुर्म नहीं था, तो हम इसको 1970 से तरमीम करके वहां से इसको जुर्म बना रहे हैं, तो हम अपने मुखालिफ को रगड़ देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आजाद अदलिया के ऊपर और ये उस तस्वुर के ऊपर हमला है कि भाई हम इसको 2017 से करके आपके इस फैसले को गैर मौसर करें। लेकिन इसको इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जो हुकूमत जिस तरीके से इस चीज को करना चाह रही है, कि जिस चीज को वो समझ रही है, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो उमर, फिर जो हम कुछ रोज पहले बात कर रहे थे, वो हुकूमत और जुडिशरी की जो लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी बुरी लड़ाई है ये, तो इसको मजीद हवा देने के मुतरादिफ है, हुकूमत मजीद हवा दे रही है इस आग को। मैं यही कहने लगा था कि हुकूमत जो है वो मिसकैलकुलेट कर रही है। मिसकैलकुलेट इस तरह से कर रही है कि ये जो फैसला है इसको ये इस नजर से देख रहे हैं, जैसे अगर आपको याद होगा असेंबलियां टूटी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पिछले साल इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे। उस वक्त भी सेम पैटर्न इख्तियार किया गया था कि इन्होंने कुछ करारदादें मंजूर करवाई, कहा जी पैसे नहीं है, फिर कहा जी पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि 3 रुकनी बेंच था, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन थी, और इन्होंने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर था बलियाल साहब थे, उनको एक लिहाज से आइसोलेट किया था। अब ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का यानी फुल कोर्ट का फैसला है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 8 जजेस को छोड़ दें, बाकी 3 जजेस को भी शामिल कर लें, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं, जिसमें मंदोखेल साहब मौजूद हैं, जिसमें याया अफरीदी साहब मौजूद हैं, यानी 13 में से 11 जजेस का इत्तेफाक है कि आपने ये सीटें किसको देनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नंबर का फर्क है, कुछ ने कहा 39, कुछ ने कहा बाकी सबको। तो अगर ये रिव्यू आएगा तो भी 13 रुकनी बेंच के सामने लगेगा, अगर ये तौहीन अदालत के मामला की तरफ जाता है तो भी 13 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। तो मेरा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट उमर इंपॉर्टेंट एलिमेंट से पहले मेरा एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा नाजरीन के लिए, कि कल आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अदालत को आइन में लिखी शिकों को नया रंग नहीं देना चाहिए। फिर नून लीग जो बयानिया बना रही है वो ये बयानिया बना रही है कि बेसिकली आइन तो कहता है कि 3 दिन में मखसूस नशिस्तों वालों को अपना फैसला करना है। अदालत ने 15 वर्किंग डेज दे दिए जो कि 4 अगस्त तक जाके मुकम्मल होंगे, और ये बेसिकली 23 दिन बनते। तो एक बयानिया बना रही है कि बेसिकली आइन कुछ और कह रहा है, अदालत कुछ और कह रही है, और हम वो करेंगे जो आइन कह रहा है। जी, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये कह रहा था कि ये जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच का फैसला आया, 8 जजेस ने फैसला दिया, उसमें मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस हैं, उसमें मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस मुनीब है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा प्लान है आने वाले 2 जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपाहज करने का। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, अदलिया की जानिब से एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा और आप ये नहीं कर सकते। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं, जो तारिक साहब कल कह रहे थे, जी आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइन फिर ये भी नहीं कहता कि आप कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ा सके और आप जो है वो पार्लियामेंट के काम के अंदर मुदाखलत कर सके। आइन ये भी नहीं कहता
कि हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला बनाने के लिए अदालत टाइम भी मुकर्रर करे और अदालत ये भी कहे कि स्पीकर कौमी असम्बली जाके इस्लामाबाद से जाएं, लाहौर में गवर्नर हाउस के अंदर वजीर आला पंजाब से ओथ लें, ये नहीं कहता। आइन को रीराइट करने का मतलब ये नहीं है। इसमें क्या उन्होंने रीराइट किया? उन्होंने कोई नई डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, एक इब्हाम आ गया कि भाई क्या उनको आजाद डिक्लेयर कर सकता था? क्या इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने आपने मैंने हम सब ने देखा जो कि लाइव स्ट्रीमिंग थी, उससे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि आपने उनको आजाद कैसे डिक्लेयर किया? तो कोई सवाल का जवाब नहीं था। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन में एक सीट भी बाप पार्टी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में जीती थी, आपने उनको मखसूस सीटें कैसे दे दी? तो उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं इसके ऊपर आपको असिस्ट नहीं कर सकता था, हमने गलत किया था, आज हमने सही फैसला किया है। देखिए हुआ क्या है, इसको हम अपने नाजरीन को या खुद समझने के लिए यूं समझिए, इसमें 3 दिन की या 15 दिन का कोई बहाम नहीं है। असल बात यह है कि 13 जनवरी का फैसला गलत हुआ, यानी आपने उनको आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, आपने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। जब उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, फिर हम अगर आजाद है तो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस कह रहे हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन थी। जब वो गलत इंटरप्रिटेशन थी तो क्या उसकी सजा तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी या कि उस गलती को ठीक किया जाना चाहिए था, जो कि आइन का आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनको एक मौका दे देते हैं, हम उनको मौका दे देते हैं तो टाइम अभी से किया जाएगा। तो उसके बाद जनाब उन्होंने उनको मौका दिया। इसमें कोई इबाहम नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पॉलिटिकली प्ले करना चाह रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने माजी में देखा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत नहीं है। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने भी जब अदलिया के साथ प्ले करने की कोशिश की, एट द एंड क्या हुआ, उसे घर जाना पड़ा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये होगा। मुस्लिम लीग नून एक और चीज चाह रही है, वो जो इक़्तिदार का कंबल उन्होंने लिया था उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। एक्चुअली वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। उनको ये इक़्तिदार का कंबल अब उनकी जान नहीं छोड़ रहा, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। जब आपने कुछ खराबी करनी होती है ना तो आप ऐਵੇਂ ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, बगैर किसी वजह के नॉन इशू को भी इशू बना देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसने भी उसको ये मशवरा दिया है, जो भी उनको ये गाइड कर रहा है, वो गलत कर रहा है। उनको चाहिए था एक तो ट्रू स्पिरिट दिखाते। इससे आपको लगता है कि देखें हमारी ये सियासी जमातें हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर जमहूरियत की बात करते हैं, हमें आइन की बात करते हैं। आइन ये भी कहता है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर होगी, यानी उसमें पावर की तकसीम होगी। वो जो आप अदलिया देखें ना, एक सिंपल सा सवाल है, अगर इस मुल्क में आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो आप मुल्क कैसे हो जाएंगे, आप मुआशरा कैसे हो जाएंगे? ये जंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी उमर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सियासत की तरफ भी अगर हम उमर आते हैं तो हमें इसी तरह के कोई जंगल दिखाई देते हैं। एक तरफ अगर इमरान खान पहले कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, वो हमेशा से हुकूमत का कहा करते थे कि मैं मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करूंगा। एक तो ये बताएं उमर कि क्या वजह है इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करते, और दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही कि शायद इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल की तरफ बात हो जाए या फिर उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए, तो इससे बचने के लिए वो अब मुज़ाकरात की ऑफर खुलम खुला कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि उनको थोड़ी रियायत मिल जाए। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसकी मुझे एक दिन वो बता दीजिए जहां पे तहरीक इंसाफ ने ये कहा हो कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो एक दिन भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसकी वजह क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि इवन जब इमरान खान जेल से बाहर थे और उस वक्त भी कशीदगी थी तो उनसे मुलाकात होती थी, वो एक बात कहते थे। वो कहते थे देखें इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार किसी और के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। तो हमें बात उसी से करनी है जिसके पास अथॉरिटी है। हम शहबाज शरीफ से मौसम की बात नहीं कर सकते। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। आपको याद होगा जब असेंबली टूटी थी तो उस वक्त एक कमेटी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, बैरिस्टर अली जफर थे, फवाद चौधरी थे। उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला था? क्योंकि कहीं और से फैसला था कि इलेक्शन नहीं होने देने, इलेक्शन नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद हो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मरीम नवाज साहबा ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है। तो वो भी वही कह रही थी ना बात। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दोनों जमातें कुछ अलग बात कर रही हैं। दूसरी बात कि आपने कहा कि मिलिट्री ट्रायल उनका हो सकता है। उन्होंने एक दरखास्त पिछले हफ्ते दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मेरी मिलिट्री कस्टडी दी जा सकती है। तो वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर चूंकि वकालतनामे के दस्तखत का मामला था उसको खारिज कर दिया था। लेकिन उसमें इमरान खान की अच्छी खबर क्या है, उसी बेंच के सामने तारिक सलीम शेख साहब और अनवर पन्नू साहब के सामने एक दरखास्त आई थी जिसमें उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसको अदालत ने कलअदम करार दिया था। अगर आप उसको तहरीरी फैसले को पढ़ें तो उसमें अदालत लिख रही है
कि इस वक्त जो हमें प्राइमा फेशी नजर आ रहा है वो ये है कि कोई ऑडियो वीडियो या किसी किस्म का एविडेंस जो है वो नहीं मौजूद जिसमें ये देखा जा सके कि इमरान खान जो है उन्होंने हमलों को लीड किया। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के लोगों को 5 लोगों को जब जमानत दी थी तब भी बड़े लेकिन फिर उमर अनफॉर्चुनेट है ना कि इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की खुल्लम खुल्ला ऑफर की जा रही है, बार बार की जा रही है, पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फिर क्यों कोई जवाब नहीं आ रहा है? और उमर मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिएगा, दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि माफी मांगी जाए उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। क्या मुज़ाकरात में बैठ के इस माफी वाले सिस्टम को वहीं पर डिस्कस नहीं कर सकते हम? देखिए उस पे हमें ये देखना चाहिए, जहां तक माफी वाली बात है वो कहा जाता है जो पैगामात वहां से आ रहे हैं कि 9 मई के हवाले से आप पब्लिकली अपॉलॉजी करें। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि भी 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को लिखा और कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन पे बार बार बात कर रही है। इवन कल भी जब उन्होंने वहां पर डयाला जेल में बात की है तो वो सीसीटीवी फुटेजेस बाकी की बात कर रहे हैं। देखें बात बड़ी सादा सी है, आपको कहीं ना कहीं बात करनी है, आप माने या ना माने पाकिस्तान का सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स बंद गली के अंदर हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हम इस बंद गली के अंदर हैं। अगर आप बंद गली में रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर सब डूबेंगे, फिर आप सरवाइव नहीं करेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं बात करनी है और फिर आपने बात क्यों नहीं करनी? देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन ये बताता है तमाम तर रुकावटों तमाम तर चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आपको 1000 इख्तलाफात हूँ, आप उससे बात करनी पड़ेगी। अच्छा मैं अपना मुज़ाकरात से मुझे एक और चीज याद आई जो आप लोग पहले बात कर रहे थे, गवर्नमेंट से बात नहीं करते। कल किसी ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा था उनका, देखें जब तालिबान वाला मामला अफगानिस्तान में था वो कि वो सिनेरियो तो डिफरेंट था लेकिन एनालॉजी बड़ी शानदार थी उनका कि क्या अमेरिका ने वहां पे अशरफ गनी से मुज़ाकरात किए थे कि तालिबान से किए थे? अथॉरिटी तालिबान के पास तालिबान से बात की थी, ज़ाहिरन गवर्नमेंट अशरफ गनी की थी। अच्छा इस तरह से मेरे ख्याल से यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बात करनी पड़ेगी और सबको अपनी अदा एक साइड पे रख के देखिए हमारे मौशी हालात ठीक नहीं है, हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से चीजों को नहीं कर पा रहे, हम सोशली पोलराइज्ड हैं। लेकिन उमर मुझे शॉर्टली बताइएगा कि कहीं ना कहीं इमरान साहब भी तो बयानियां चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, फिर अब वो कह रहे हैं फौज न्यूट्रल हो जाए, और फिर साथ इल्जाम ये लगा रहे हैं नून लीग पे कि नून लीग हमें हमारे ताल्लुकात खराब करिए। ताल्लुकात तो उन्होंने खुद खराब किए थे। फौजी आप सरबराह को कहेंगे कि आप को कत्ल की धमकी और ये वो सारी चीजें हुई हैं। देखिए ये बात ठीक है लेकिन हसनैन आप ये देखेंगे ना, अगर कोई बातचीत होती है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं तो इमरान खान नहीं, दूसरी तरफ से तो बयानिया चेंज होगा ना, दूसरी तरफ से चीजों को कूल डाउन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान ऐसे स्टेटमेंट दें तो दूसरी जानिब से चीजें उसी तरह हो, दोनों तरफ से होगा और होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए। वक्त खत्म हो गया। उमर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आजकल हम लोग एआई के इस दौर में रह रहे हैं और ये हैरत अंगेज दुनिया में हम चले जा चुके हैं। कई बार लिटरली मेरे सामने सोशल मीडिया पे कोई फोटो या कोई वीडियो आती है और आप यकीन ही नहीं कर सकते, वो बाद में कहीं लिखा आता है एआई जनरेटेड। आप हैरान हो जाते हो कि ओह अच्छा दैट वाज नॉट रियल। तो फिर अब एक ऐसा ये मैदान है जो तेजी से सनतों को बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को रिप्लेस करता जा रहा है, रिप्लेस कर रहा है इंसानों को। और इसके जो कारनामे हैं वो खुद जब हम देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं। द अदर डे आई वाज सीइंग, एक न्यूज़ में देख रही थी जिसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए भाई एआई, एंड आई विजिटेड देयर प्रोफाइल, माय गॉड दैट वाज सो क्लोज टू परफेक्शन। और आप 1000% आपको कोई डाउट आ ही नहीं सकता कि भाई ये रियल नहीं है, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब लोगों को। एआई मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रही है, जिस तरह निमरा ने बताया, और दुनिया भी सारी ही तब्दील हो रही है। और अगर खुद कार गाड़ियों की बात की जाए, जदीद तिबी तशख़ीस की बात की जाए, एआई सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक अहम टेक्नोलॉजी है। और निमरा ने जिस तरह बताया कि ये इंस्टाग्राम में एआई को देख रही थी, लेकिन निमरा अगर आप अभी यहाँ पे बैठ के मेरे से किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करें कि आज आपने शूज लेने, ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद वो टॉपिक इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे शूज ही शूज दिखाई देंगे, हर जगह पे आपको शूज दिखाई देंगे। सो एआई
इज नाउ रियलिटी। आप जिसकी बात करते हैं वो आपके सामने आ जाती है। और इसी हवाले से एआई एक्सपर्ट हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक एआई का कोई उस तरह से कॉन्सेप्ट हमें नज़र नहीं आया। आप हमें बताइएगा कि हम क्यों थोड़ा सा पीछे हैं और हमें क्या कुछ बेहतरी करनी होगी, और एआई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और पूरी दुनिया में तो इसकी इम्प्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। जनाब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। खैर मैं बहुत बड़ा कोई एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, बट हमने बहुत सारा काम जरूर किया है इसमें। और पाकिस्तान में चूंकि जब हम कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस वजह से नहीं है कि एक मैंने ये देखा है कि डर सा है कहीं पर, और वो डर की वजह ये आ जाती है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा जी ये काम मैं जनरली हम बहुत सारे हमारे यहाँ इदारे हैं जहाँ पे कामों को रिप्लेस किया जा सकता है। सिस्टम्स एआई को भी अभी छोड़ दें, इससे बहुत सालों पहले से ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं और वहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट को कम से कम किया जा सकता है, मगर हम वो भी यूज नहीं करते हैं। वो सॉफ्टवेयर टूल्स भी यूज नहीं करते हैं जो आज से दहाइयों पहले आए हुए हैं। तो एआई की तरफ तो जाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे तो लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे, जो अथॉरिटीज लेवल पे तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इंडिविजुअल और प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो मेजर चीज है वो डर है कि जी बस ये हमें रिप्लेस कर देगा तो हमारी तो जो इनकम चल रही है, जो पैसा बन रहा है हमारा, वो किसी तरीके से बंद हो जाएगा या हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि मेजर इशू हमारे साथ है इस वक्त। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एआई को समझने में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। आप अगर हमें समझाना चाहें कि मसनूई ज़हानत है बेसिकली, और ये होती क्या है, और इसकी हर लाइफ में अगर आप इंडस्ट्री की बात कीजिए, जिस तरह मैंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और फैक्ट्रीज़ में बात करें, तो ये किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली इसको जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि मैं इस वक्त चूंकि हॉस्पिटल से करीब हूँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ही एग्जांपल ले लें, ऑटोमोटिव के अंदर एग्जांपल्स ले लें, बेशुमार इसकी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एआई या मसनूई जहानत, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही बड़ा डेटा एक तरीके से ला के एक डेटाबेस, एक आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक डेटाबेस में ला के रख दिया गया है और वहां से वो जवाबात आपको फौरन फौरन दे रहा है। अब इसके साथ एक अच्छी बात ये भी की गई है कि इसको मजीद ट्रेन किया जा सकता है। आप कहते हैं कि जनाब मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हूं और या कोई स्पेशलिस्ट हूं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो उसके लिए आप इसको मजीद ट्रेन कर सकते हैं कि जी ठीक है, मैंने फॉर सर्टन कोई अल्ट्रासाउंड हो रहा है किसी का और उसके हवाले से कोई रिपोर्ट्स को रीड करनी है। इनफैक्ट मेरी एक 2020 की पुरानी एमआरआई पड़ी हुई थी, मेरे नी का वो लिगामेंट का एक इशू हुआ था, तो मैंने रात को ही वो एमआरआई की रिपोर्ट ऐसे ही चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी। मैंने कहा, क्योंकि उसमें तो बड़ा टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए थे, मुझे तो नहीं समझ आ रहे थे कि मैंने कहा इसको मुझे ऐसे समझा कि मैं एक 8 साल का बच्चा हूँ, और लिटरली उसने ऐसे वाकई में मुझे समझाया तो मुझे सब समझ में आ गया कि मेरी नी कैप के अंदर लिगामेंट में ये मसला, वहां पे ये रोल है, सब कुछ उसने समझा दिया। ओह, तो इनफैक्ट उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे आप इसके लिए थेरापी की एक्सरसाइजेस बताओ। उसने मुझे वो भी बताई है कि जी ये सजेस्टिव है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए और आपको इससे अफाका होना चाहिए। आई नो कि डॉक्टर की अपनी एक वो मौजूद है, अभी भी हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट छोटे मोटे लेवल पे तो, या बल्कि छोटे से भी बड़े लेवल के ऊपर अब हमें ये हेल्प कर देता है। तो आई बिलीव कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जो वैसे ही पाकिस्तान में क्या दुनिया में फैला हुआ है कि एआई इंसानों को, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। देखें, ऐसा नहीं होगा। एआई को जो चीज इंसान खुद अपने हाथ से बनाता है वो नॉर्मली उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये फिल्मी बातें हैं थोड़ी सी। तो ओके, इसमें ऐसा जरूर होगा कि जो लोग एआई यानी कि ऐसे कोई काम कर रहे हैं जहां पे एआई उनको उनके काम करने लगेगा, उन लोगों को चाहिए कि वो एआई की मदद से अपने कामों को, अपने टास्क को या अपनी आसान बना लें। एक्टिविटीज को इम्प्रूव करें। ठीक हो एग्जैक्टली। गया। तो आप कॉपीराइट, जी फरमाइए। Uzaifa, if I ask you to predict next 5 to 10 years, what other changes do you see because of AI? सुना तो मैंने ये भी है कि जनाब एआई को आई डोंट नो, मैं कुछ अफवाहें नहीं फैलाना चाहता, बट मैंने सुना है ऐसा कि लोग कहते हैं Obviously कि predict ही जनाब कर रहे जो हैं। लोग
एग्जैक्टली तो वो मरने वाले लोगों को जिनका पहले से एक आ जाता है ना कि जी कोई खुदा ना खासा किसी को कैंसर है और ये अगले 3 महीने की इसकी लाइफ है, तो उनको किसी किस्म की सॉर्ट ऑफ चिप इंजेक्ट की जाएगी और उस चिप से एआई उस शख्स को, उस इंसान को स्टडी करेगा, उसका डाटा अपने पास कि वो इंसान खाता कैसे, बोलता कैसे, चलता कैसे, पहनता क्या है, किस तरीके से बात करते हैं, वगैरह वगैरह। और एआई का बाकायदा उस इंसान का बॉट बना दिया जाएगा। बॉट से मुराद कि वो उसकी शक्ल का, रोबोट तो खैर बनाना बड़े सालों से बन रहे हैं रोबोट्स तो, लेकिन वो रोबोट्स भी उस शक्ल के एग्जैक्टली बनेंगे। और फिर वो जो चिप जिसने उसका डेटा पिछले 3-6 महीने में जो भी टाइम के अंदर उसने डेटा अपना कंज्यूम किया हुआ है, अब वो चिप एज इट इज उसको उसका डेटा उस रोबोट में ट्रांसफर होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई बिलीव कि फिर तो ये हम उस जोन में चले जाएंगे जहां पर फिर ये भी कहना आसान हो जाएगा कि लोग इमॉर्टल हो रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। अब ये पता हुज़ैफा, फिर हम कहा करेंगे कि फलां की निशानी है ये हमारे पास, वो तो चला गया, निशानी छोड़ गया। यही होगा, ये निशानियां ही ये पैदा करेंगी और अब ये निशानियां बस लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी फिर। अच्छा हुज़ैफा, मुझे सिर्फ शॉर्ट कमेंट कीजिएगा दो चीज़ों पे। एक, चैट जीपीटी की आपने बात की, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारी चीज़ों पे वो इतना एग्जैक्ट अभी तक जवाब नहीं दे रही। दूसरा, जैसा मैंने इंट्रो में निम्रा से कहा था कि हम अपने किसी भी कन्वर्सेशन में किसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि हमने शूज़ खरीदने हैं, मोबाइल खरीदना है, तो वो एकदम से आपके सामने ऐड आना शुरू हो जाता है। ये तो एआई है, लेकिन हमारे मोबाइल तो उस तरह से बंद हैं। क्या इनके कैमरे, इनके सेंसर्स ऑन हैं कि वो सारी चीज़ें हमारी सुन रहे हैं? जी, ये तो बहुत पुराने एआई से भी पहले की बातें हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि जी फेसबुक, स्पेशली फेसबुक, क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी के फोन में मौजूद है और फेसबुक स्पेशली कहीं ना कहीं कोई चीजें सेंस करता है। आपने कोई चैट मैसेज किया है, आप तो व्हाट्सएप भी फेसबुक का अपना है, तो कोई मैसेज कर दिया, किसी दोस्त को कहा भाई मुझे वो शूज खरीदने थे तो मुझे ये वाले देखने, तो बस वो उसको पता चल गया कि किसी तरीके से। फिर इसे एक्चुअली एक टर्म में रीमार्केटिंग कहा जाता है। आपने दराज पे गए, आपने दराज की ऐप के ऊपर कोई शूज सर्च किया, बेशक आपने खरीदे या नहीं खरीदे, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपने सर्च किए तो वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फोन से डेटा एक दूसरी ऐप को मिल जाता है। और इसकी वजह से ये रीमार्केटिंग के अंदर फिर वो आपको बार बार एड्स दिखाता रहेगा कि बस अब कहीं यहाँ से भी खरीदो, वहां से भी खरीदो, ये वाला सिलसिला शुरू हो जाता है आपके साथ। ठीक हो गया। आर वी डन विद द टाइम? जी जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में बॉट्स को याद किया जाएगा कि ये देखें जी निम्रा की निशानी है, निम्रा की निशानी, ये हसनैन की निशानी है, और उसमें तमाम तर वही खासियात होंगी जो निम्रा और हसनैन, तो इसीलिए आपकी निशानी है, और इसी वजह से वो निशानियां भी होंगी और वो हमारी जो याद है उसको ताज़ा करवाती रहेगी, ताज़ा करवाती रहेगी वो बोर्ड। हाँ, वो निशानी इसीलिए होती है ना, आपको याद कराती रहेगी। आने वाले दिनों में हमें को मिस भी नहीं करेगा। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पे हम आपसे बहुत सारी ऐसी खबरें डिस्कस करते हैं जो कि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं। लेकिन कल भी निम्रा हमने प्रोग्राम में बात की थी कि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। चाहे KPK की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, सिंध की या बलूचिस्तान की, कोई ना कोई ऐसा इनफरादी शख्स हमारे सामने आता है जो कि हमें हैरान कर देता है। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जुरेज बेग से, जो हबीब यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस ईजाद की है जो कि दिल की धड़कनों की बेकायदगी की तशख़ीस करती है। बिल्कुल जी, दैट्स अमेजिंग। और इसमें मुख्तलिफ तरह के रिदम्स जो हैं वो उसको प्रोडिक्ट कर सकती है। ये डिटेल में उनसे खुद ही पूछेंगे कि व्हाट डज इट डू। जुरेज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू सो मच। जुरेज, कुछ हद तक हमने इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुबान में बताएं कि आपने क्या किया है, ये डिवाइस क्या है, हाउ डज इट फंक्शन? अच्छा, okay, first of all, a bit of correction. It was actually Salim Habib University. That was formerly Barrett Hotchkiss University, not Habib University. ये एक common misconception है, but it's fine. अच्छा, the device is actually about the detection of cardiac arrhythmias. Basically, दिल की धड़कन जो होती है,
वो ECG के थ्रू जो है ना उसको डॉक्टर अंडरस्टैंड करते हैं, ECG ली जाती है और उसको डॉक्टर्स रीड करते हैं बिकॉज ओनली दे आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसकी फिजियोलॉजी में क्या क्या जो है वो एबनॉर्मैलिटीज आ रही हैं, और वो ECG के थ्रू ही डिटेक्ट होती हैं कि अगर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उसके बेसिकली ECG के सिग्नल के अंदर लेमन टर्म्स में अगर कोई स्लाइड से चेंजेस आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इनको एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या इनकी क्या कहते हैं फ्यूजन बीट है, ये इस तरीके के मसले मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन वो ECG के थ्रू ही डॉक्टर्स जो हैं वो उसको तशखीस करते हैं। अच्छा, ये डिवाइस जो हमने बनाई है वो इस तरीके से काम करती है कि ECG तो ये लेती ही है, और ऑब्वियसली जो पेशेंट होते हैं जो भी इंडिविजुअल है उसका, उसके साथ साथ ये डिवाइस जो है वो उस ECG सिग्नल की ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करती है, क्लीनिंग करती है, उसको प्राइम करती है, देन हमारे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वन डायमेंशन सिग्नल है ना बॉडी का। ठीक हो गया जुरेज, आपकी थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे हो रही है, आपकी तरफ वापस आते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर फवाद साहब ने, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जुरेज के कारनामे तो सुन लिए और आपको जो कुछ समझ आया, इट्स क्वाइट अ बिग अचीवमेंट के इंडिविजुअल की हद तक इतना बड़ा काम इन्होंने किया। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है। इट्स मच रिक्वायर्ड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टैलेंट का तो कोई शक ही नहीं है। बात ये होती है कि लेकिन इस तरह के इंडिविजुअल्स को हमें इनकरेज करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, एंड सच थिंग्स बिल्कुल आई थिंक अगर हमारे पास भी अवेलेबल हो जाएं तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इस तरह का काम ऑलरेडी चल रहा है, दुनिया में बहुत से कोनों में चल रहा है इस वक्त, लेकिन हैज़ इट बीन पुट इन टू प्रैक्टिस? अभी तक प्रैक्टिस के अंदर नहीं आया फुल फ्लेज, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी रिसर्च और हमारे काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि लेने चाहिए होते हैं। बट एज आई से कि सच पीपल शुड बी इनकरेज एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन ऑन। और ये जो डिवाइस के अभी वो वैसे डिटेल में बता भी रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको जुरेज? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप ऐड कीजिएगा प्लीज़, आप जो बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि ये फिलहाल क्योंकि इट्स अ लिमिटेड डिवाइस एंड ऑब्वियसली हमारे पास एक पर्टिकुलर इशू ये है कि पाकिस्तान में मेडिकल डेटा इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो हम लोगों ने जिस मॉडल के ऊपर ये जिस डेटा के ऊपर ये मशीन डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन किया था CNN का, दैट वाज ऑफ MIT-BIH, इट्स एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस बेसिकली। तो उस डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया था। अच्छा, जो मशीन अभी केपेबल है वो 4 एरिथमिया की ब्रॉड क्लासेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है, जिनमें एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये बेसिकली कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, जिससे ये डॉक्टर साहब समझ पाएंगे कि ऐसे नोड से AV नोड, और उसके आगे जब प्रोपेगेट कर रहा होता है सिग्नल जो है वो अराउंड ऑल द मसल्स ऑफ द, वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ रहे हैं या कोई इशू आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट है। उसके जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू कम, इट कुड बी डायग्नोस्ड राइट अवे। तो ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन करता है और नॉर्मल सिग्नल्स को वो नॉर्मली ही डिटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के डिवाइसेस पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं? जो भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं इसमें, तो जब इस तरह के डिवाइसेस, इस तरह के लोग हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें उनको ऑब्वियसली इनकरेज तो करना ही है, लेकिन हम उन पे 1000%, 100% रिलाई कर सकते हैं? अभी जिस तरह से हालात हैं, नहीं 100% हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। अभी इसके अंदर ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं, यानी कि नो डाउट AI का बहुत बड़ा रोल आ गया, बढ़ गया है कंपेयरिंग इट टू प्रीवियस 20 ईयर्स। खासतौर पे जिस तरह से मेरी खुद भी स्पेशलिटी इस हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो देखी है डेवलपमेंट ओवर द पास्ट डेकेड, इट्स बीन इमेंस। लेकिन उसके बावजूद हम ह्यूमन फैक्टर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आस्क मी कि अभी भी कितना इसके अंदर परसेंटेज है, एटलीस्ट 50 to 60% इज़ द रोल ऑफ अ डॉक्टर। इसलिए नहीं कह रहा खुद डॉक्टर हैं तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कीपिंग इट इन व्यू, बिकॉज ये अभी भी जो है डेवलपिंग फेज़ के अंदर, और हम लोग ये देखते हैं हर कुछ साल बाद जो प्रीवियस जो इसका पिछला एल्गोरिथम है, जो स्टेप्स हैं बेसिकली जो कंप्यूटर एक देख के फैसला करता है कि ये क्या चीज़ है, वो रिवाइज होते हैं, वो रिफाइन होते हैं, क्योंकि वो डेटा के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए ये अभी भी चीज़ परफेक्ट से दूर है। लेकिन नो डाउट
इससे क्या हमें मतलब सहूलत मैसर हुई है हम डॉक्टर्स को भी कि हेल्प करने के लिए ख़ास तौर पे अगर हम देखें जब मैं एक जूनियर लेवल पे था हम अपने टीचर्स को सुनते थे उनसे जो चीज़ें सीखी थी अपने एक्सपीरियंस से करते थे तो करते थे फिर भी उसके बावजूद एरर्स हो जाते थे लेकिन जब इस तरह की टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाए एरर्स के चांसेस कम होते हैं तो देर नॉट आई वुड से कि रिप्लेस करने के लिए देर देयर टू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटा सा मेरा सवाल हुज़ैफा से फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हुज़ैफा ये बताइए कि ये डिवाइस आपने कितना अर्सा पहले बनाई थी? जुरेज आपसे जुरेज बैग यू पार्डन। सॉरी इट्स फाइन। ये डिवाइस मैंने it was my final year project and I think I made it 3-4 months back. अच्छा 3-4 महीने हो चुके तो कोई एप्रिसिएशन कॉल फ्रॉम एनी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? Not really, no. The only grant that we got was from PEC. PEC और that's a good thing कि PEC और Ignite की funding के opportunities हैं जो स्टूडेंट लेवल के ऊपर अंडरग्रेड लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को दी जाती है सो दैट दे आर एबल टू परस्यू ऑल ऑफ देयर। डॉक्टर साहब ये जुरेज को आपने सुना जिससे आपने पहला पॉइंट रेज किया था कि इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए इसको R&D डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था और ये मशीन इस वक्त तक 3-4 महीने में और ज्यादा प्यूरिफिकेशन इसमें हो के सामने आ जाती इसमें जो कमी कोताही थी वो हो जाती मार्केट में लेकर आना चाहिए 3-4 महीने से बना के बैठा हुआ है नोबडी केयर्स। बिल्कुल सही है और ये बड़ा अफसोसनाक बात है क्योंकि उसकी वजह वही वाली बात होती है कि अगर इसी तरह से अल्लाह करे इनको आगे इंकरेजमेंट हो एंड वी विल सपोर्ट देम एज मच एज वी कैन उसमें फोरम्स बेइंतहा हैं डेफिनेटली जी देखें गवर्नमेंट का एक अपना रोल होता है इसके अंदर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ही कितनी हैं ये भी हमें देखना चाहिए। तीसरी बात फिर एक होती है ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च यानी कि जो चीज़ रिसर्च की जा रही है वो फिर जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करें मसलन डॉक्टर्स हैं क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं तो उनके साथ वो ब्रिज किया जाएगा वो चीज़ें भी नहीं क्योंकि इनको भी गाइडेंस चाहिए होती है कि डॉक्टर साहब आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है आप पेशेंट देखते हैं क्या दे विल गेट द आइडिया फिर इनके पास अपना एक स्किल और नॉलेज होता है ये उससे डेवलप करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और ये चीज़ पिछले तकरीबन मतलब 5-10 साल के अंदर मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे देखी क्योंकि पर्सनली तौर पे भी मेरा खुद भी इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रहा है कि रिसर्च को प्रमोट करें लेकिन वहाँ पर जो हमें इनर्शिया फेस होता है ऑब्वियसली फंडिंग गवर्नमेंट सपोर्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी हमारी पूरी तरह नहीं क्योंकि अभी तो हम लोग अपने क्लिनिकल कामों से बाहर नहीं निकल सक रहे एंड अगेन यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है रुझान हमारा रिसर्च की तरफ नहीं रहा लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए होना ज़रूर चाहिए और ये कम्युनिकेशन गैप्स अगर ख़त्म होंगे तो इस तरह के नौजवानों को भी एक्चुअली प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पे मजीद हम लोग भी तरक्की कर सकते हैं ऑब्वियसली इट्स फ्रूटफुल थिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुरेज आप अभी क्या कर रहे हैं फिर आपके चले वो डिवाइस तो बन गई आप क्या उसी की मजीद एक्यूरेसी या उसकी बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं या कोई नए प्रोजेक्ट्स भी आपने लॉन्च कर दिए हैं आपके जहन में है? हाँ तो बेसिकली देयर आर 2 or 3 things that I am doing right now apart of the job that I am doing. हम सबसे पहले तो इसी मशीन के ऊपर जो है हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं एंड ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू पब्लिश इट। वन मोर थिंग दैट वी डिड विद रिगार्ड्स टू दिस डिवाइस वाज कि हम लोगों ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है वहाँ पे बेसिकली आगा खान की इन हाउस जो है वो डेवलपमेंट होती है व्हाट यू माइट कॉल डिवाइसेस की और जो उनके अपना रिसर्च चल रहा होता है पेशेंट डेटा के ऊपर वो चल रहा होता है तो उनके थ्रू हमने कनेक्ट करके इसका एटलीस्ट ECG सिमुलेटर होता है जो कि बेसिकली खुद ब खुद सिमुलेट करते हैं ना पेशेंट की एक्टिविटी हार्ट की एक्टिविटी ECG बेसिकली तो उसके ऊपर हमने इसको टेस्ट किया था एंड उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे जो है 99% तक आ रही थी एंड अगेन इन हाउस डेटा के ऊपर भी टेस्टिंग होती है वो भी 99% आई थी। That's very good. That's very good. बिल्कुल डॉक्टर साहब हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे वो ये है कि अभी तक जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर्टिकुलरली मेडिसिन में है वो असिस्टिव रोल में एंड आई थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वुड स्टे इन एन असिस्टिव रोल बिकॉज ऑल्दो कि आप एक्यूरेसी 99.99% तक अचीव कर सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डीलिंग विद इज अ पेशेंट एंड इट्स द मैटर ऑफ लाइफ। तो स्लाइड्स का एरर भी वो ये है कि कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर एन इंडिविजुअल हर जिंदगी जो है वो मैटर करती है। बाकी व्हेन इट कम्स टू माय प्रोजेक्ट अभी इस अच्छा डीप लर्निंग मॉडल्स का ये होता है कि यूजुअली डॉक्टर्स की तरफ से हमें ये इशू फेस करने को मिलता है कि वर्किंग कैसे कर रही है हम कैसे मान ले कि जो है कि फॉर एग्जांपल आर्क के अंदर अगर इशू आ रहा है इसके अंदर तो ये वही डिटेक्ट करके हमें बता रही है कि आर्क की सही इशू है और कोई और इशू नहीं है तो उसके लिए फिर XAI इम्प्लीमेंटेशन होती हैं
स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो उसके ऊपर हम करके इसको जो है बेसिकली ब्लैक बॉक्स है ना वाइट बॉक्स बनाने की कोशिश करें, ताकि डॉक्टर्स तक जो है वो इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सके मॉडल खुद ही, कि मैं किस बेसिस के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो है इसको फॉर एग्जांपल लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। ओके, गुड लक फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ज़्यादातर अफराद जो दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं या उनको कोई बीमारी लाहक हो जाती है दिल की, उसका बेसिक या रूट कॉज जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। तो पाकिस्तान में क्या कोई सूरत हाल है हाई ब्लड प्रेशर के, जो पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, या फिर इसकी जो रेशियो है वो बढ़ती भी चली जा रही है? व्हाई इज़ दैट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसको एक बिल्कुल खिताब दिया जाता है कि जी ये साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका जो सबसे पहली सिम्टम है कोई सिम्टम नहीं है, यानी कि कोई अलामत नहीं है। आप इंसिडेंटली किसी वक्त चेक करवाएंगे ब्लड प्रेशर, पता चलेगा कि ज़्यादा है। तादाद बेइंतहा है। अगर लेट्स से कि मैं 10 पेशेंट्स देखता हूँ हार्ट के, तो ऑब्वियसली उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 तो बड़े आराम से हो जाते हैं। मोर ओवर उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर वो डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि वो नहीं एक्सेप्ट करते कि उनको ब्लड प्रेशर है। दूसरी चीज़ वो इसलिए भी होता है कि जी क्योंकि एक खौफ होता है, क्योंकि एक ठप्पा लग जाएगा कि जी मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ ना, मुझे फिर जो है खाने पीने की भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, दवाइयाँ भी खानी पड़ जाएंगी, उसके पता नहीं मनफी असरात कैसे होंगे, लाइफस्टाइल पे भी हो जाएगा, और ऑब्वियसली जब आपकी अपनी सेहत के साथ हो जाती है तो डिप्रेशन में हो जाता है। रहेगी बात ये होता क्यों है, ऑब्वियसली जी देखें, अगर एक फैमिली के अंदर रन कर ये चीज़ तो फैमिली से पास डाउन होती है। हमारी एक्टिविटी किसी से भी पूछें, सब कहेंगे हम लोग बड़े एक्टिव हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं हम? जी वॉक करते हैं। वॉक कैसे करते हैं? गपशप लगाते हुए आधे घंटे की वॉक कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे यहाँ है नहीं। हमारे जो खाने हैं वो बेशक आप जितना भी एहतियात कर लें, उनके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ तरह के मसाले जात हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। उसके साथ देखिए नमक का अपनी जगह बहुत इस्तेमाल, अपने कुछ इलाके हैं हमारे, ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न बेल्ट ऑफ पाकिस्तान है उस साइड पे ज़्यादा होता है, जो थोड़े से सिंध साइड पे भी होता है, बट सर्टेन इलाकों के अंदर जहाँ पर नमक है वहाँ पर ऑब्वियसली वो भी ब्लड प्रेशर को एक्सेलरेट करता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ब्लड प्रेशर ये नहीं होता कि खून की नालियों की वजह से प्रेशर वगैरह ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें हार्मोन्स, उसमें नर्व्स, उसमें साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें एक रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ना हम एक्सरसाइज करें, ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख रहे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इतना इंटेक नहीं है, ख़ासतौर पर अगर वेजिटेबल पकाने भी हैं तो पका उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स हैं वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हाँ, उसको थोड़ा कच्चा रहना चाहिए, कच्चा थोड़ा सा रहना चाहिए। हम लोग फल ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड लेते हैं, और जो बेचारों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है उसको अफोर्ड करना। एक्सरसाइज तो मैंने आपको कह दिया कि क्योंकि पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो बड़े मुश्किल होते हैं एक्सरसाइज के, जिस वक्त करना शुरू करें जी टांगें जवाब देंगी, 50% वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज जिसका आपने बताया ना कि फुल एक्सरसाइज की इंटेंशन से होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने साथ डॉक्टर साहब को लिया हुआ है और यहाँ से आप ट्रेल 5 जा रहे हैं और इंटेंशन आपकी ये है कि आप ऊपर जाके आपने खाना खाना है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऊपर जाके मजे से जंगल में बारबेक्यू करते हैं, उल्टा आग भी लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली जी देखें, बात ये होती है कि हर चीज़ को एक बैलेंस में लेकर चलना है। लाइफ के अंदर कोई ना कोई असूल होने चाहिए, कोई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और देखिए मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करोगे, सबसे सस्ता इलाज यही है आपका। पहली बात ये, आप प्रिवेंट करेंगे चीज़ें, दवाइयों पे आपको नहीं खर्चा करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली देखें, जब एक दफ़ा डिजीज़ हो जाती है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हम लोग प्रिवेंट करें, प्रिवेंट नहीं तो कम से कम डिले तो कर दें एक चीज़ को। तो ऑब्वियसली आपका जो सवाल था कि जी ब्लड प्रेशर कॉमन है, अलामात नहीं है। रेगुलरली पेशेंट्स को इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर प्लीज़ चेक करवा लें, कम से कम साल में एक दफ़ा तो करवा लें, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है। अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो हम तो इवन कहते हैं कि आप 25 से मतलब 30 साल की उम्र में भी आप रेगुलरली शुरू करवा दें, तो उसमें ये होता है ताकि वो जल्दी पिक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, जुरेज की तरफ आते हैं। जुरेज, वैसे ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए तो अभी मेरे जहन में आया, आप लोगों ने इस डिवाइस का कोई नाम भी रखा होगा, व्हाट इज इट कॉल्ड, एंड ऑल्सो ये भी बताएं कि आपने स्टार्ट में शायद जिक्र किया था कि हमने ये डिवाइस बनाई, तो और कौन कौन लोग थे आपके साथ? Actually, there were 3 people. Yes, that हमने डिवाइस को नेम बड़ा सिंपल सा किया था, कार्डियक एरिथमिया डिटेक्टर, since it detects arrhythmias of the heart. So it's a cardiac arrhythmia detector. And जो 2 और लोग थे, they were my groupmates, Saad Imtiaz and Sabah Fatma. So they were students with me, and now alhamdulillah we all have graduated.
ठीक हो गया। सुरेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अभी इंपॉर्टेंट सूरत हाल और बल्कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है इस्माइल हानिया के जो कत्ल हुआ, जो शहादत हुई, उससे मुतालिक वो भी वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ डिपार्टमेंट शामिल करता रहेगा। इसलिए आप सबने ABN न्यूज़ की स्क्रीन के साथ ही रहना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।